आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अब जबकि अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट का फैसला कोर्ट ने सुना दिया है, तो ये जान लेना भी जरूरी है कि इस सीरियल बम ब्लास्ट का कनेक्शन बिहार से भी रहा है। जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है, उसमें से एक पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला फिरदौस रजा सैयद भी है, बल्कि था, अब उसका इंतकाल हो चुका है। 2008 के 26 जुलाई को सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था अहमदाबाद के 20 जगहों पर, शहर के 20 जगहों पर, जिसमें 56 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और जो फिरदौस रजा सैयद की बात जो हम कर रहे हैं, उसका इंतकाल 2010 में हो गया था। इसके अलावा एक और कनेक्शन जो कि काफी महत्वपूर्ण इस पूरे ब्लास्ट को लेकर जो एक लीड मिला था, एक कुख्यात आतंकवादी की गिरफ्तारी भी बिहार के गया शहर से हुई थी और उसका नाम था पठान तौसीफ खान, जो कि अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट का एक मास्टरमाइंड था और काफी समय से वो छुप के रह रहा था गया में। गया से उसको कैसे गिरफ्तार किया गया, ये हम जानते हैं अनुराग बसु से, जो कि जिन्होंने उस आतंकवादी को पकड़वाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इसको लेकर बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार ने तमाम इनको प्रशस्ति पत्र भी दिया है। तो ये एक तो व्यक्ति जो था फिरदौस रजा सैयद, वो तो इन्वॉल्व था ही इसमें, जिसकी मृत्यु हो गई है। दूसरा जो पठान तौसीफ खान है, उस पर अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल अभी यासीन भटकल, जो कि इंडियन मुजाहिदीन का जो मुखिया है, उस पर भी आरोप है इस बम विस्फोट का, इस सीरियल बम ब्लास्ट का, उस पर भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। तो अनुराग से हम ये जानना चाहेंगे कि अनुराग ये बताइए कि आपने इतने बड़े आतंकवादी को कैसे पकड़वाया? राष्ट्र सेवा है सर, राष्ट्र भक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपने नौजवान के दिल में ये जज्बा होना चाहिए। अनुराग बसु राष्ट्र के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए मरता है। मैं एक साइबर कैफे संचालक था। मैं 2015 में साइबर कैफे स्थापित किया था गया शहर के राजेंद्र आश्रम मोहल्ले में। तो एक दिन तौसीफ खान और उसके सहयोगी सन्ना खान जो है, वो आया था कंप्यूटर यूज करने के लिए। मैंने उनसे आधार कार्ड, पहचान पत्र मांगा था, वो नहीं दिए थे। मोबाइल नंबर उनके पास था, लेकिन मैं एंट्री करने के लिए बोला, वो नहीं किए थे। मैंने सारे कंप्यूटर में आई कैफे मैनेजर नामक एक सॉफ्टवेयर है। क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्या करता क्या है? वो उसमें आधार कार्ड, पहचान पत्र, नाम, मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे तब ओपन होगा, अन्यथा वो कंप्यूटर ओपन नहीं होगा। हाँ, कंप्यूटर ओपन नहीं होगा। उन लोगों से मांगे थे तो उन लोग कंप्यूटर यूज नहीं किए और वो चले गए। जबकि मुझे यहीं से डाउट हुआ, संदेह हुआ कि अगर ये कोई ना कोई गड़बड़ है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर सही व्यक्ति जो आ रहे हैं, अपना आधार कार्ड भी दे रहे हैं, पहचान पत्र दे रहे हैं, मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं, इनके पास मोबाइल नंबर भी है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। वो चले गए। कुछ उनका पहनावा से भी डाउट हुआ। क्या पहने हुए थे? वो कुर्ता पहने हुए थे, टोपी पहने हुए थे, हुलिया अजब टाइप का था। तो वो संदेह हुआ। संजोग बस कहिए कि उसके बाद 1-1.5-2 महीने बाद कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे फ्लैश कर रहा था अलकायदा आतंकवादी का विज्ञापन, जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किया गया था। उस पिक्चर को मैंने देखा तो एक पिक्चर जो है वो तौसीफ से मिलता जुलता था। मतलब दिल्ली पुलिस ने विज्ञापन जारी किया था, आतंकवादियों का नाम और फोटो सहित। नाम और फोटो सहित जिसको जानकारी मिले वो बताए। और
इनाम की राशि भी उसमें था कुछ। तो मैंने उसको निकाल करके अपने स्टाफ को भी दिया था, मैंने भी अपने पर्स में रखा था कि ये आया है, कहीं पे नजर पड़ेगा तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन संजोग बस 13 सितंबर 2017 को 12:20 में वो आया। मैं उस दिन साइबर कैफे में था, आया तो मेरे कान खड़े हो गए कि ये हमारे देश का जो द्रोही है वो आ गया है, वो हमारे साइबर में खड़ा है। हमारे साइबर में खड़ा है। तो मैंने खूब अच्छे से, वो आए बोले कि हमको कंप्यूटर यूज करना है। हम बोले ठीक है बैठ जाइए। तो वो बैठ गए काउंटर के बगल में। हम बोले कि बस इसे कंप्यूटर में बैठे और आधार कार्ड दीजिए, पहचान पत्र दीजिए। तो वो बोला कि नहीं है। बोले मोबाइल नंबर एंट्री कीजिए। तो मोबाइल नंबर याद नहीं है। हम बोले कि कुछ पहचान पत्र है? तो बोला कि नहीं पहचान पत्र नहीं। हम बोले क्या करते हैं? तो उन्होंने नाम अपना जो है से कि काम बताया कि मैं टीचर हूं। हम बोले किस स्कूल में आप टीचर हैं? तो बोला ऐसे ही प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाता हूं। बोले कहाँ पढ़ाते हैं? तो आगे पढ़ाते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति था, बोले आप सन्ना खान से पूछे। तो हम बोले आप क्या करते हैं? तो मैं भी टीचर हूं, मैं दूसरे स्कूल में पढ़ाता हूं। मैंने बोला ठीक है। तो इसी बीच हमने बोला कि ठीक है उस कंप्यूटर पे बैठ जाइए, कुछ भी 10 अंक 22PP करके आप एंट्री कीजिए, वो कंप्यूटर चालू हो जाएगा। मैंने उलझाने का कोशिश किया। तो उसने 22PP करके 10 अंक डाला, जबकि मास्टर कंप्यूटर का है कि आप जो सिस्टम को चाहेंगे उस सिस्टम को आप ओपन कर सकते हैं बैठे बैठे, बिना मतलब कुछ डाले। हाँ नहीं, यहां से एंट्री करेंगे तब वो चालू हो जाएगा। तो उन्होंने खोलने के बाद जो है कि वो एक ब्राउजर से फेसबुक खोला, दूसरा से ईमेल आईडी खोला, और पेन ड्राइव था उसके पास, पेन ड्राइव कंप्यूटर में अटैच किया। अटैच करने के बाद मैंने पुलिस को 1:33 पे सबसे पहले एसएसपी को गया। एसएसपी को मैंने फोन किया कि मेरे पास विज्ञापन है दिल्ली पुलिस द्वारा और ये मेरा साइबर कैफे में आया हुआ है। तो बोला कि ठीक है आते हैं। इसके बाद फिर मैं बार क्या रिएक्शन कैसा था? मतलब बहुत मतलब चौंक गया कि ऐसा है तो? नहीं, उस समय तक उसको कुछ पता नहीं चला, क्योंकि और भी कस्टमर्स आ रहे थे। तो नहीं मतलब पुलिस का क्या रिएक्शन था? सीरियसली नहीं लिया गया कि गया में आतंकवादी कैसे आ जाएंगे। तो जी वो उन लोग ऐसे ही बोले कि गया में कैसे आतंकवादी आ जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, लेकिन ये बोले कि हाँ मैं आ रहा, आश्वासन दिए कि गया में कैसे नहीं आ सकते। 2013 में तो ब्लास्ट हुआ ही था बोध गया में। 13 में ही हुआ था ना? हाँ 13 में ही हुआ था। 17 में आप बता रहे हैं तो पुलिस वाला कोई रिएक्ट नहीं कर रहा जी। और उसमें सबसे बड़ी कमी है अपने, और उसमें भी ये इन्वॉल्व था सर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है बोध गया बम ब्लास्ट में भी ये तौसीफ पठान, तौसीफ खान इन्वॉल्व, ब्लास्ट करके वहीं रह रहा था। कितने दिनों से रह रहा था वो? वर्ष 2008 में सीरियल बम ब्लास्ट अहमदाबाद, हाँ 19 जगहों पे 21 सीरियल बम ब्लास्ट किया था, जिसमें 56 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। उसके दौरान वहां से छुपाकर ये बोध गया के करमौनी गांव में ये रह रहा था। बल्कि वो रह नहीं रहा था, वहां से इसका बांग्लादेश पाकिस्तान आना जाना लगा रहा इसका। मतलब ब्लास्ट के तुरंत बाद आ गया था? तुरंत बाद यहाँ पे आ गया कि मुझे लगता है कि 7-8 साल से रह रहा था वहां। जी बिल्कुल। वो टीचर के फेस बना के, मुमताज हाई स्कूल है बोध गया में, वहां वो रह रहा था। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बार बार इन्फॉर्म करने के बाद फिर वो इंटरनेट का जो ब्रॉडबैंड था वो मैंने बंद कर दिया कि इस फाइल में क्या है। उस फाइल में एक चांद नाम से फोल्डर था, CHAND चांद। तो मेरे माइंड में कि चांद ये तो ऐसे भी आतंकवादी है, फोटो मिलता जुलता है, ये पाकिस्तान भेज रहा होगा, कहीं भी अपने संगठन को भेज रहा होगा। तो मैंने इंटरनेट बंद कर दिया था। अब उन लोग अटैच कर रहे थे, हो नहीं रहा था। तो बोले कि अटैच नहीं हो रहा है। हम बोले कि हो जाएगा भैया, इंटरनेट जो है
कि अभी स्लो है। तो मैंने उलझाने का कोशिश किया। मैंने पुलिस को 1:30, 1:33, 34 मिनट, 38 मिनट, 45 मिनट, 56 मिनट पे कॉल करते रह गया। पुलिस से यही आश्वासन मिलते रहा कि आ रहे हैं। मेरा जो साइबर कैफे का मेन गेट था वो शीशे का था, पारदर्शी था, आर पार आप देख सकते थे उसे। तो बार बार मैं काउंटर छोड़ के फोन कर रहा था उस पे, उसको संदेह हुआ कि मैंने बार बार बाहर तौसीफ को मेरे ऊपर संदेह हो गया कि ये पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। तो तौसीफ वहां से उठ गया। उठने के बाद वो जानने लगे इंटरनेट नहीं चल रहा है, मैं जा रहा हूं। मिलकर बैठे बैठे अभी फोन किए हैं BSNL को, ऑफिस में वो आकर के वो ठीक कर देंगे। लेकिन तौसीफ निकल गया। सन्ने खान बोल रहा था कि आप आज भर के काम है, कर लेते हैं, मेल कर लेते हैं। सन्ने खान को भी तौसीफ जो है वो बहुत जोर से हाथ से खींच करके बाहर लेके गया। मैंने भी उसको पैदल पैदल, वो भी चल रहा था, मैं भी उसको फॉलो करते करते हुए और जा रहा था। लगभग 100 मीटर की दूरी पे गए। वो पीछे मुड़ के देखा। देखने के बाद उसको लगा कि फॉलो कर रहे हैं उसका और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो दौड़ करके भागना शुरू किया। तो मैं भी दौड़ करके भागना, उसको पीछा किया। पीछा करने के बाद उसका हाथ पकड़ा। चूंकि मैं मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट हूं, 4th डन ब्लैक बेल्ट हूं, भी मैं थाईलैंड से किया हूं। डेली मैं फिजिकल एक्सरसाइज करता हूं। तो मैं उसका हाथ पकड़ के राइट साइड खींच रहा था, वो लेफ्ट साइड जा रहा था। मुझे अभी भी याद है कि 800 कार व्हाइट कलर की आई और मेरे पैर में टकरा गई। मैं उसका हाथ छूट गया, मैं नीचे गिर गया। इसके बाद मैं उठ करके देखा कि कुछ दूरी पे जा करके एक रिक्शा किया वो। तो ये कार जो आई थी मारुति जी, जानबूझ के मारा था या एक्सीडेंटल? नहीं, वो पब्लिक का, वो एक्सीडेंटल था। तो वो जो है कि दोनों एक ही रिक्शा पे बैठ गया। जबरदस्ती रिक्शे वाले को मतलब गुस्सा में डांट करके बैठा कि चलो आगे हमको लेकर के चलना है। तो मैंने दौड़ करके उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद हैंडल पकड़ के साइड में किया और अपने मार्शल आर्ट के कला से उसको 2-4 पंच मारे। वो भी मेरे पे हिट किया, लेकिन मैंने ब्लॉक किया, डिफेंस किया। तो अपने मार्शल आर्ट के टेक्निक से उसको, मार्शल आर्ट से आपको काफी, चूंकि आप जानते थे इसलिए आपको काफी फायदा जी, मैं मार्शल आर्ट टेक ओवर करने में, जी, मैं मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट हूं, इसलिए मैं उसको पकड़ने में सफलता पाया। नहीं तो नहीं वो पकड़ा था, क्योंकि वो हमसे काफी लंबा चौड़ा है। तो उसको पकड़ करके फिर मैंने फोन किया पुलिस को। उसको हम लोग का मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है मर्म स्थल जिसको कहते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी वेन्स हैं उस पार्ट्स पे, उस वेन्स पे कितना हिट करना है कि वो मूर्छित होगा, सेंसलेस होगा या फिर वो अस्पॉट डेथ होगा। तो हम चूंकि आरोपी, हमको तो बनना नहीं था, हमने उसको अपने मार्शल आर्ट की कला से बॉडी को लॉक किया था, वैसे ऐसे जगह पे हिट किया था जिससे वो मूर्छित हो गया था, सेंसलेस हो गया था वो। कुछ देर बाद देखे कि बोलोरो लिखी हुई गाड़ी सिविल लाइन थाना उधर से आ रही थी। मैंने आवाज दिया कस के कि यहाँ आइए, ये आतंकवादी है। तो वो आए। हम बोले इसके पास कुछ आधार कार्ड, पहचान पत्र वगैरह कुछ नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कि कहाँ है जी आधार कार्ड जी, इसकी छानबीन होगी। वहां पे उन लोग ले गए। ले जाने के बाद वहां पे वो थाना में बैठाए। तो आप भी गए थाने में कि गया? नहीं, मैं भी गया थाना में। अच्छा। अब थाने में गया, लेकिन वहां पे पहले तो पुलिस को चाहिए कि जो भी उसके पास सामान है, जो भी वस्तु है, उसको सर्च करके जब्त किया जाता है। लेकिन बिहार पुलिस की जो उस समय जो थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने ऑफिस में जो मुंशी रहते हैं, मुंशी का जो ऑफिस है, आप उनको बैठा दिए। उन्होंने खूब अपने आकाओं को खूब आराम से फोन किया। वो जो आतंकवादी थे? जो आतंकवादी था। अच्छा। अब वहां से फिर मैंने चला गया। आने के बाद फिर मुझे रहा नहीं गया, चूंकि वो आतंकवादी था, वैसे हाजत में बंद कर देता था तो मैं निश्चिंत हो जाता। इतना आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा आतंकवादी इसको पकड़ा गया है और बिहार पुलिस जो है एकदम आराम से बैठी हुई है, उसको कोई मतलब फिक्र ही नहीं? हाँ, कोई फिक्र नहीं है। वहां से राजेंद्र आश्रम से लेकर के गए और ऑफिस में बैठा दिए उनको, जबकि उनको हाजत में बंद करना चाहिए था। मोबाइल पहले उनसे लेना चाहिए था।
और भी क्या क्या जिहादी पुस्तकें, पाकिस्तानी पिस्टन वगैरह क्या क्या हुआ था, मैंने पेपर में पढ़ा था, वो सब सर्च के दौरान निकला था बाद में। तो मैंने देखा कि हो सकता है मैं भी छोड़ दिया। मैं भी कंफ्यूज थोड़ा सा के लिए हो गया था कि वो गलत आदमी तो नहीं पकड़ा गया। वो तब हो गया जबकि घटना है 1:30 बजे लगभग 1:30-2 बजे के बीच की है। एसएसपी गया को मैंने फोन किया 5:56 पे। तो मैंने बोला कि मैं अनुराग बसु बोल रहा हूं, मैं साइबर कैफे चलाता हूं, मेरे साइबर कैफे में 2 आतंकवादी आए थे मेरे पास, दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किया गया विज्ञापन है। तो बोले कि हाँ ठीक है ठीक है। वो उनके तरफ से सिर्फ यह रहा था कि ठीक है। तो मैं ये जान रहा था कि वो आतंकवादी है या नहीं, मैं गलत तो नहीं निकल गया। तो हम बोले क्या मैडम ये पुष्टि हो पाई है कि वो आतंकवादी हैं कि नहीं है? तो उन्होंने वो बोले कि फोटो आपके पास है, विज्ञापन आपके पास है, तो मैं कैसे पुष्टि करूंगी। अच्छा, मतलब 3 घंटा बाद एसएसपी, जिले की एसएसपी जी ये कह रहे जी कि मैं कैसे पुष्टि करूंगी, आप फोटो दिखाएं। तो और मैं ज्यादा ये हो गया कि लगता है कि मैं गलत को पकड़ लिया भाई, अब वो बेचारा परेशान में हो जाएगा। तो लेकिन मैं सुबह जब देखा, अगले दिन सुबह नहीं सॉरी, मैं ये 9:30 पे रात्रि फोन आया सिविल लाइन थाने से कि अनुराग जी कहाँ हैं आप। हम बोले कि क्या सर, नंबर तो मैं थाना का सब लगभग सभी का सेव करके रखता हूं, जब कहीं पे ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो इन्फॉर्म करेंगे, चूंकि मेरा देश का बात है। तो हम बोले कि क्या सर, जो पुष्टि हो पाया कि वो आतंकवादी है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि आइए ना, साइबर कैफे में काम है। हम बोले ठीक है सर, आते हैं, लेकिन बताइए तो कि क्या हुआ। तो नहीं आइए जो सब ठीक है। मैंने गया, स्टाफ था, उसके घर में चाबी था, उसको बुलाया। स्टाफ डर से आने के लिए नहीं कह रहा था। मैंने गया, चाबी लाया, खोला तो सिविल लाइन थाने की पुलिस और कोतवाली थाने की इंस्पेक्टर दोनों आए। आने के बाद पूछताछ किए। उन्होंने बोले कि कौन से कंप्यूटर पे बैठे थे, कंप्यूटर लेकर के और उन लोग चले गए। तो ये बोले कि बहुत बड़ा जैसे कि आतंकवादी आप उस समय समझ में आया। हाँ, उस समय समझ में आया कि बहुत बड़ा आतंकवादी आप पकड़े हैं। तो हम बोले ठीक है, और भी सारे मीडिया वाले थे वहां पे। वहां से फिर हमने चले आया घर। सुबह पेपर में देखे तो कुछ लोग फोन किए कि क्या जी आप साइबर कैफे में आतंकवादी को कैसे हिला देते हो। हमने आतंकवादी को हिलाता नहीं हूं, आतंकवादी को तो मैं पकड़ करके पुलिस का हैंडओवर किया हूं, मैंने पहचान किया है। तो मैंने उनको ऐसे पकड़ा। मैं मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट नहीं होता तो मैं नहीं पकड़ पाता। अच्छा, आपको साइबर कैफे तो बहुत सारे लोग चलाते हैं और मार्शल आर्ट के भी बहुत सारे लोग जानकार होंगे जी, लेकिन जो जज्बा आपके अंदर है, क्या आपको डर नहीं लगा कि करेंगे तो आतंकवादी हैं, कहीं कुछ? अभी हाल ही में ब्लास्ट भी हुआ था बोधगया में, कुछ भय लग रहा था आपको? डर नहीं सर, डर बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं गलत काम करता नहीं हूं। और राष्ट्र के लिए अगर मैं शहीद हो जाऊं, इससे बड़ा सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकता है। मुझे डर जरा सा भी नहीं लगा। मुझे सिर्फ ये लगा कि ये हमारा राष्ट्र का, हमारे देश का ये दुश्मन है। इन्होंने इतने बड़े आतंकवादी है, इतने हमारे देश के लोगों को, हमारे माँ बहन को इन्होंने जैसे कि मौत के घाट उतारा है, बेगुनाह लोगों को मारा है। एक बात और आपने कही है कि हम हर एक थाने का नंबर रखते हैं जी, कुछ पता चल जाए जी। तो ये पहले से ही आपके मन में था, मतलब जैसे आतंकवादी के पकड़ने से पहले से ही इस तरह का जज्बा था आपके अंदर कि कोई भी गलत आदमी होगा तो तुरंत मैं उसके बारे में पुलिस को बताऊंगा? हाँ सर, मैं बचपन से ही पुलिस के कांटेक्ट में रहा हूँ। मुझे याद है, मेरा घर गया के टिकारी थाना क्षेत्र में है। मैं आर्मी में जाने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाता था। उस समय डीएन मंडल थे थाना अध्यक्ष। 10th क्लास में ही दौड़ होता है, प्रमोटेड थे, एग्जाम दिए थे, मार्कशीट आ गया था। तो मेरा शुरू से ही रहा है कि मैं देश के लिए कुछ काम करूं। आर्मी में जाने का शौक रहा है। हालांकि एनडीए वगैरह के भी तैयारी किए, लेकिन कुछ आर्थिक तंगी के वजह से मैंने नहीं कर पाया।
तो पुलिस को उस समय भी जो छोटे छोटे उस समय सर गांव में क्या होता है कि शराब वगैरह अवैध रूप से बनाते हैं और बेचते हैं, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन दिया करता था वो इन्फॉर्मेशन। तो मेरा यही रहा कि मैं पुलिस से जुड़ करके रहूं और पुलिस की मदद करूं। तो अगले दिन अखबार में जब देखे कि इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिए हैं आप जी, तो क्या अंदर से क्या फील हुआ? लोग का नजरिया कैसा रहा, क्या रहा? बहुत अच्छा सर, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैंने इतना बड़ा काम किया। मैं आर्मी में रह करके देश की सेवा करना चाहता था, आज मैंने ये कर चुका। अच्छा, तो बड़ा लोगों का भी अच्छा जी, लोगों का भी बहुत अच्छा सहानुभूति। पास पड़ोस के लोग क्या बोलते थे? पास पड़ोस के लोग बोले कि लोग तो भयभीत थे सर उस समय भी। आसपास में जो लोग थे, सोना चांदी का जेवरात वगैरह का चाय बेचने वाले थे, उन लोग से मदद मांगा था, लेकिन लोग जागरूक नहीं है हमारे देश में। जब पकड़ने जा रहे थे उस समय अपने हाँ, फोन जब थाने की पुलिस नहीं आ रही थी तो मैंने बोला कि मैं शटर डाउन कर देता हूं, आप लोग यहीं पे रहेंगे। लेकिन उन लोग बोला कि नहीं, मैं एक केस में ऐसे ही गवाह बन के पुलिस ले गया था, 6 वर्षों तक गवाह देते रह गया, तो लोग मदद नहीं किए थे पकड़ने में। तो ये पुलिस का रवैया कैसा रहा पकड़ाने के बाद? जब इतना बड़ा कैच हो गया तो पुलिस आपसे किस तरीके से पेश आई? पुलिस के बारे में क्या निंदा करें सर, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो संभवतः सुधार हो। हाँ बिल्कुल, होनी चाहिए। जो अपने आप बोलिए, जो भी अपने जान पे खेल करके और राष्ट्र की सेवा करे, ऐसे लोगों को मनोबल बढ़ाना चाहिए, या नहीं कि टॉर्चर करना चाहिए या डेमोरलाइज करना चाहिए। वह सिर्फ इसलिए कि अवार्ड मिले, गैलेंड्री अवार्ड मिले, राष्ट्रीय सम्मान मिले, प्रमोशन हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि है, ये सबके लिए होना चाहिए, मेरे लिए भी है और सबके लिए भी होनी चाहिए। पुलिस सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए अनेकों तरह से टॉर्चर किया गया। मुझे आज भी याद है सर, तेलंगाना से एटीएस की टीम आई थी 10 फरवरी को। अनवर पकड़ाया था उसके बाद, जब इसी के लिंक से जुड़ा हुआ था। अच्छा, वो उसके तौसीफ पठान के पकड़ाने के बाद जो साइबर कैफे में जो मेरा कंप्यूटर था, वो सारे हार्ड डिस्क अहमदाबाद में, ये जो तेलंगाना है वहां के एटीएस जो थे वो लेकर के और चले गए थे। उस इनपुट से, हार्ड डिस्क से मिले इनपुट के आधार पे दर्जनों आतंकवादी का गिरफ्तारी हुआ। अच्छा। लोग हमको धन्यवाद देते थे। कंप्यूटर से? जी, मेरे कंप्यूटर से। तो ये जो है कि पुलिस सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए इतना टॉर्चर किया कि उनके सामने उस समय जो एसएचओ हैं, शायद वो सुनेंगे, आज मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं, तो सुधार करने की जरूरत है। ये नहीं कि उल्टा मेरे ही ऊपर केस लगा दें, जबकि उस समय हमको मतलब वरीय अधिकारी जो हैं पुलिस को, उनके द्वारा भी बोला गया था कि अवार्ड और रिवार्ड चाहिए, अगर ऐसा करोगे चुप रहो, नहीं तो 120B के तहत अंदर करवा देंगे। ये धमकी दिया गया, ये धमकी दिया गया था। लेकिन मैं सर अपने बयान पे मैंने किया था, मेरे पास सारा कॉल रिकॉर्ड है, उस समय भी था और आज भी हूं, मैं अपने पास रखा हूं। अभी मतलब जो भी कॉल कर रहे थे सब रिकॉर्डिंग आपके पास? पूरा रिकॉर्डिंग है सर। अच्छा। मेरे पास अभी भी कॉल रिकॉर्डिंग है। तो उस समय जब तेलंगाना के एटीएस आए हुए थे साइबर कैफे में, उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोले कि अनुराग जी एक मदद चाहिए। अपना परिचय बताया, मैंने आई कार्ड मांगा उनसे भी, अपना आई कार्ड दिखाए। तो वो बोले कि मुझे कंप्यूटर चाहिए। ले जाइए सर, देश की बात है। कंप्यूटर तो थाने में ऑलरेडी ले गए थे। हाँ, एक कंप्यूटर थाने में ले गए थे, उसके बाद फिर वो कुछ दिन बाद लौटा दिए थे। अब उस समय भी था सर कि जब्ती सूची देना चाहिए था, जब्ती सूची नहीं दिया गया। अभी उसका स्पीडी ट्रायल पे चल रहा है, तो उनका जो वकील है वो अनेकों तरह के उस पे आएंगे, पहले ये क्लियर कर देते हैं कि पुलिस द्वारा क्या किया गया। बिल्कुल। तो मेरे ऑफिस में तेलंगाना के एटीएस थे, वो थे सब, सारा कॉपी वो अपने हार्ड डिस्क में, मेरे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की कॉपी करके ले के जा रहे थे। तो उस समय पुलिस, सिविल लाइन थाने की पुलिस जो है वो भी साथ में उनके आए। उन्होंने भी पूछा कि कैसे कैसे पकड़े, तो जैसे आपको मैंने बताया उनको बता ही रहा था कि वो बोले कि यहाँ पे आप
गड़बड़ा रहे हैं, SHO जो थे। मैंने बोला कि मैं गड़बड़ा नहीं रहा हूं सर, वो आपसे नहीं पकड़ाते। तो उन्होंने बोला कि नहीं पकड़ाते तो मैं गोली मार देता। हम बोले कि सर आपके पास तो गवर्नमेंट पिस्टन दी हुई है, मेरे पास क्या है, जबकि मैंने पिस्टन के लिए अप्लाई किया है। 4 साल 5 साल होने वाला है सर। थाना में दौड़ते दौड़ते मैं परेशान हूं। आतंकवादी पकड़ने के बाद भी आपने अप्लाई किया, अभी तक मिला नहीं? अभी तक नहीं मिला। अभी मैं गया हूं, सुने तो गया में बहुत सारे लोगों को लाइसेंस दिया गया है। बहुत सारे, वो पैसे देकर सर, सभी जानते हैं कि 5 लाख 6 लाख रुपया दे करके निर्गत किया जाता है। हम लोग जैसे को नहीं दिया जाता है जो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। मेरे पास चूंकि पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता हूं। तो ये भ्रष्टाचार, और मैं बचपन से ही भ्रष्टाचार और आतंकवाद से लड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये तो ठीक है, आप भ्रष्टाचार और आतंकवाद से लड़ रहे हैं और उसका सबूत भी दिया आपने जी। तो वहां क्या हुआ फिर जब वो SHO ने कहा कि आप गड़बड़ा रहे हैं? हाँ, तो वो बोले कि आप गड़बड़ा रहे हैं। बोले कि सर आपसे वो नहीं पकड़ा था, क्योंकि उनका फिटनेस, उसका फिटनेस और मेरा फिटनेस देख लीजिए। तो वो बोले कि नहीं पकड़ा था तो गोली मार देते हैं। बोले कि आपसे, आपको तो गवर्नमेंट पिस्टन दी हुई है, गोली दी हुई है, मेरे पास क्या था। इतने ही में उठ करके और चले गए। फिर कभी वो दोबारा नहीं आए। तो इसमें अवार्ड किसको मिला है, गैलेंट्री अवार्ड? गैलेंट्री अवार्ड के ये जानकारी नहीं है सर, लेकिन मतलब पुलिस वाले को कोई अवार्ड मिला? अभी तक नहीं मिला है सर। अभी तक नहीं मिला। अगर मैं झुक जाता, डर जाता, या फिर प्रलोभन भी दिया गया था, प्रलोभन में आ जाता, तो निश्चित कुछ न कुछ होता। आपको क्या मिला? आपने इतने बड़े आतंकवादियों को पकड़ा, आतंकवादी को पकड़ा, और दिल्ली पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित किया हुआ था। तो आपको इनाम स्वरूप या कुछ कोई पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र क्या मिला आपको? सर मैंने अवार्ड और रिवार्ड और इनाम के लिए नहीं किया था, लेकिन मैंने जो किया उस पे जो इनाम है वो तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि उस पे मेरा राइट है। बाकी सरकार से मुझे कुछ अपेक्षा नहीं है। मेरा जो काम था मैंने किया। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को अगर सम्मानित करते हैं, राष्ट्रीय सम्मान या फिर राष्ट्रपति पुरस्कार या प्रधानमंत्री यहां से दिया जाता है, तो मेरे जैसे हजारों, सैकड़ों, हजारों नहीं बल्कि लाखों युवा इस काम के लिए आगे आएंगे देश हित में। उनको प्रेरणा मिलेगा कि उन्होंने किया था, उनको यह हुआ, मैं भी करूंगा। तो क्या हुआ, मतलब रिवार्ड जो घोषित हुआ था दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो आपको नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। अच्छा जी। और इधर बिहार पुलिस की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से? बिहार सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने प्रशस्ति पत्र और डीजीपी पुलिस महानिदेशक ने प्रशस्ति पत्र उन्होंने 24 फरवरी 2018 को उन्होंने दिया था। सत्य सेवा सुरक्षा सम्मान से नवाजा गया हूं। उसमें 3500 रुपया नगद, ना कहिए वही अच्छा है। 3500 रुपया क्या? 3500 रुपया नगद की राशि दिया गया था, जो मैंने इस राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में भी जमा करवा दिया था। देखिए प्रशस्ति पत्र में साफ लिखा हुआ है, गया पुलिस को सहयोग करने के फलस्वरूप वर्ष 2008 में अहमदाबाद गुजरात सीरियल बम ब्लास्ट के अभियुक्त तथा प्रतिबंधित संगठन सिमी के कुख्यात आतंकवादी पठान तौसीफ एवं उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। इस उल्लेखनीय योगदान के लिए अनुराग बसु को बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2017-18 के अवसर पर 3,500 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाता है। तो ये बिहार सरकार ने सम्मान दिया है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने जो घोषित किया था, उस आतंकवादी पर जो इनाम घोषित हुआ था, उसका क्या हुआ, वो सवाल आज भी बरकरार है। और जैसा कि अनुराग बसु ने कहा कि अगर पुलिस का जो रवैया जिस तरीके से अनुराग के प्रति था, उसमें अगर परिवर्तन हो और प्रोत्साहन मिले तो लाखों युवा इस तरह के काम में आगे आ सकते हैं। मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ हैं अनुराग बसु और गया में बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं।
ताकि वो भी आगे चल के इन्हीं की तरह देशभक्ति की भावना से जो भी बुरे लोग हैं, आतंकवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तमाम लोग हैं, उनको पकड़वाने में मदद करें। तो अनुराग, और कुछ कहना है आपको? इसके बाद मैंने तो सर राष्ट्र के लिए काम किया हूं। अब इससे मैं बिहार के हूं या बिहारी हूं, इससे तो कोई मतलब रह नहीं जाता है। ये मतलब कहां से आ गया? ये मतलब है सर। है कैसे? चूंकि आईबी वाले ने, आईबी के जो एडिशनल एसपी हुआ एसपी हैं, उन्होंने बोला कि अनुराग बसु, आपका टाइटल जो है अनुराग बसु है, इसके वजह से आपको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। जबकि माननीय सांसद जो हैं कि गया, टाइटल से क्या लेना देना है? अब इतने बड़े अधिकारी हैं, कुछ तो होगा सर जो उन्होंने ऐसा बोला। मुझे तो कुछ से फर्क नहीं पड़ता है टाइटल क्या हो, मैं किस जात से हूं, मैं किस पात से हूं। मैं सिर्फ धर्म, एक ही धर्म मानता हूं, वो सनातन धर्म है, और राष्ट्र के लिए जीता हूं, राष्ट्र के लिए मरता हूं। इसके बाद फिर गया के सांसद जो हैं, प्रधानमंत्री को पत्र लिखे कि अनुराग बसु का रोजगार जो है वो खत्म हो गया। तो वहां से गृह मंत्रालय से 8 दिसंबर 2017 को चीफ सेक्रेटरी पटना के यहाँ वहां से निर्देशित किया गया है कि श्री अनुराग बसु को वित्तीय सहायता, सुरक्षा तथा अन्य लाभ की सिफारिश की जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिफारिश के बाद भी अभी तक नहीं दिया गया। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं ऐसे लाखों युवा आएंगे, ये मैं गारंटी कहता हूं कि अगर सम्मान मिलता है तो वो आएंगे, और निश्चित ही आएंगे। तो आतंकवादी पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, और अनुराग बसु जैसे युवा जिन्होंने ये करके दिखाया है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार वाकई दुखदाई है। एक तो आतंकवादी उनके साइबर कैफे से पकड़ा गया, तो उनका साइबर कैफे बंद हो गया। अब वो दूसरा क्या, मैं फिर मार्शल आर्ट सिखाता? हाँ, मैं मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हूँ। आपके पास ये हुनर थी तो आपने सिखाना शुरू कर दिया? हाँ, वो बंद हुआ। मुझे लगा कि अगर मैं मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट नहीं रहता तो इस देशद्रोही को मैं नहीं पकड़ पाता। इसलिए मैं मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया वर्ष 2018 में। अभी कितने बच्चों को आप दे? अभी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट 1600 स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैंने प्रशिक्षण दे चुका हूं। सिर्फ एक सेंटर है, उसमें मैं फीस लेता हूं। आपसे मैं पारदर्शी बोल रहा हूं। अरे जीवन यापन के लिए तो जरूरी है ना? जी, लेकिन मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे जैसे लाखों युवा आए और मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण करें, चूंकि इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करता है सर। अगर उस समय मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट नहीं होता तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड ऐसा नहीं करता है सर। उनको क्या मतलब रहता, वो तो आते अपना जो काम किया पैसा देगा, काम करेगा नहीं तो जाए। लेकिन ये प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करता है। तो चलिए, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी पत्र भेजा बिहार सरकार के मुख्य सचिव को। 3 साल से ज्यादा, 4 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इनको अपना साइबर कैफे बंद करना पड़ा। इनाम की जो राशि थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। एक बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था अनुराग बसु को, वो नहीं मिला। लेकिन इनके मन के अंदर ये गर्व जरूर है कि इन्होंने एक ऐसा काम इस देश के लिए किया है, जो व्यक्ति जिसके बारे में सोचता है कि मैं आर्मी में रहूंगा, सेना में रहूंगा तो मैं इस तरह का काम करूंगा, या फिर पुलिस में रहूंगा, लेकिन एक सिविलियन के द्वारा इस तरह का काम करना वाकई काबिलियत तारीफ है। और मैं चाहता हूं कि ये तारीफ सरकार की तरफ से भी हो, राज्य सरकार की तरफ से भी हो, केंद्र सरकार की तरफ से भी हो, और इन्हें सहायता मिलनी चाहिए। इनके जीवन यापन के लिए की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में सुरक्षा के लिए लगातार एक लाइसेंस की मांग कर रहे हैं, वो भी मिलनी चाहिए, ताकि और लोग इनको देखकर एक यूं कहें कि सोचे कि कोई इस तरह का काम करे
जिससे देश में उनका नाम ऊंचा हो। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।